क्या है चैप्टर का नाम? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ये क्या है? प्रकीर्णन नहीं, क्या बोलते हैं इसको? विकिरण। विकिरण और द्रव्य यानी कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब दोहरी प्रकृति, दोगलापन के दोगले हैं इनकी प्रकृति। इनकी प्रकृति कैसी है? जो जैसे दिखते हैं इनके पास एक दूसरा नेचर भी है जो नहीं दिख रहा है ना। अब इस चैप्टर में मैं तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा और ये बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसमें सबसे जो काम की बात है वो ये है कि जब तुम कभी भी फिजिक्स के बारे में पढ़ते हो, अभी तुम अपनी रफ बंद कर सकते हो, नोट करने लायक कुछ है नहीं नोटबुक में। फिजिक्स कई तरह के ब्रांच हो सकती है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट, तो मैं सारी चीजें समझाता हूँ। फिजिक्स की एक ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स। एक्सपेक्ट मत करिएगा मैं सारी बात हिंदी में बताऊं तुम्हें। क्लासिकल फिजिक्स नाम समझ लो बस। दूसरा फिजिक्स हमारा जो हो सकता है वो हो सकता है क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। और जो तीसरी है वो है मॉडर्न फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स के जो एप्लीकेशन है वो मॉडर्न फिजिक्स में है, ठीक है। इनको समझाते हैं क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? जो न्यूटन ने प्राप्त किया, जो न्यूटन ने अपनी जिंदगी में खोजा, वो सारा हमें दे दिया उसने कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये हमारे लॉ ऑफ मोशन है यानी गति के नियम है, या जो भी उसके पास नॉलेज थी, ग्रेविटी वगैरह, वो सब उसने हमें समझा दी। उसे लगाने के बाद एक और साइंटिस्ट है गैलीलियो, तुमने नाम सुना होगा, सुना है? तो ये काफी पुराने पुराने साइंटिस्ट है और ये क्लासिकल फिजिक्स के टाइम पे आते हैं सारे। हाँ, दूरदर्शी वाले मतलब? हाँ, दूरदर्शी की खोज गैलीलियो ने कर दी। तो जो ये साइंटिस्ट हैं ये हमारे पुराने पुराने साइंटिस्ट हैं, ओल्ड। और जो हमारा क्वांटम है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में तुम सबसे बड़ा साइंटिस्ट मान सकते हो आइंस्टीन को। आइंस्टीन, क्लियर? तुम्हें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये साइंटिस्ट हमारी लाइफ को चेंज करने वाले साइंटिस्ट हैं। यानी कि आज हम जो पढ़ रहे हैं ना विज्ञान में, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, वो सारा लगभग 50% तो इन दोनों ने करा है, और तो 50% में सारी दुनिया एक तरफ। तो अब अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, मैंने तुम्हें बता दिया, पुराने पुराने लॉ आते हैं, जो हमारे लॉ हैं, जो हमारे फिक्स हैं ऑलरेडी। और इसमें क्या आता है क्वांटम फिजिक्स में? क्वांटम फिजिक्स में वे चीजें आती हैं जिनको समझने के लिए अभी हमारा दिमाग और हमारा साइंस बहुत छोटा है, हमारी डेवलपमेंट बहुत कम है। जो एक्चुअल में सृष्टि में है, नेचर में है, वो इतनी डीप चीजें हैं कि उनको समझने के लिए 10-20% भी नहीं है, अभी हम बहुत ही कमजोर हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो किसी एक क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च कर रहे हो, वे अपनी रिसर्च भूल जाते हैं करते करते कि हम कैसा रिसर्च कर रहे थे और हमें कैसा करना है, और इसके जो रिजल्ट मिलते हैं, आउटकम मिलते हैं, वे बहुत ही कम है। यानी कि क्वांटम फिजिक्स में जो मिलने वाले नोबल हैं वे बहुत ही कम है। और आज भी दुनिया जो लगी पड़ी है फिजिक्स में, 90% उसमें से क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है जिस पर रिसर्च चल रही है, और तो सब हम लगभग खोज चुके हैं। लेकिन ये जो और सब खोजा है ना, ये बिल्कुल ऐसा जैसे पूरे साल की पढ़ाई और एग्जाम के लास्ट टाइम पे 3 से 4 महीने की पढ़ाई। फर्क होता है उसमें? नहीं होता। वही डिसाइड करती है। वहां पे तुम 3 से 4 महीने बुक मत उठाओ, और चाहे तुम कितना भी पढ़े उससे पहले 4 महीने में 100% भूल जाओगे कि तुमने पढ़ा क्या था। होता है ना हमारे साथ। तो ऐसे ही ये है, ये क्वांटम फिजिक्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पॉइंट है, जिस पे कि हमें रिसर्च करनी बाकी है, और आइंस्टीन ने इस पर रिसर्च करी थी। अब तो मैंने नाम समझा दिया। तो फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, जो क्वांटम फिजिक्स की चीजें हैं उन्हीं को मॉडर्नाइज करके, उनको यूज करके, एप्लीकेशंस उनकी हम मॉडर्न फिजिक्स में ले जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? जैसे सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे तुमने, डिवाइस, जैसे कि डायोड। उसे छोड़ो, तुमने मोबाइल सामने देखा है? मोबाइल एक डिवाइस है छोटी सी, उसके अंदर बहुत नैनो टेक्निक्स, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये सभी हमारी क्वांटम फिजिक्स के पार्ट से बनी हुई चीजें, इनको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। इनको पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर चैप्टर आएगा, ठीक है। अभी 2 से 3 चैप्टर तुम ये मान के चलो कि क्वांटम फिजिक्स के हमारे हैं, बट क्वांटम फिजिक्स इतना डीप है, मैंने तुम्हें फिर समझा दिया कि बहुत ही डीप क्वांटम फिजिक्स है, बहुत ही डीप है। जो क्वांटम फिजिक्स में, मेरा तो मैथ से बैकग्राउंड है, मेरा फिजिक्स से कोई लेना देना बहुत ज्यादा है नहीं। एमएससी में भी इतना नहीं था, मैथ से था। बीएससी में मान लो तुम। तो जो एमएससी के प्रोफेसर थे, वे सेमिनार में ये बोले, जो क्वांटम फिजिक्स के थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो सेमिनार में ये बोल रहे थे कि जब मैं क्वांटम फिजिक्स के ऊपर लेक्चर लेता हूं ना, बच्चों को समझाता हूं उसके बारे में कि भाई कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, किसी बारे में बात चल रही हो क्वांटम फिजिक्स के, तो खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं, बालकों से कभी कभी। देख लो कितना डीप होगा ये, खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं, मुझे क्या समझाना है, मतलब ये कैसे समझेंगे इस बात को। तो इतना जब टीचर कंफ्यूज हो जाए, जो पढ़ाने वाला है,
तो तुम्हारा क्या हाल होगा उसमें। बट उसको बिल्कुल सिंपल करके मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि होता क्या है। ये मैंने तुम्हें बता दिया इसमें क्या होता है। इन दो सेंट्स को पकड़ लो, यही तुम्हारा सब कुछ काम फिनिश कर देंगे। देखो, अगर मैं तुमसे एक छोटे से मैटर की बात करता हूं, दुनिया में छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ले लो। हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज कि मैंने ले लिया एक पत्थर, स्टोन, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं समझ, स्टोन सबने देखे हैं। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल इजी, जैसे तुम्हें कुछ आता ही ना हो, क्योंकि इसको समझने के लिए तो तुम्हें बहुत दिमाग चाहिए। तुम पीएचडी करे हुए होगे ना, तब भी तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे जाके। तो तुम स्टोन पा जाओ, चलो पत्थर ले लिया तुमने, इस पत्थर के हम कहां तक जा सकते हैं इसको पता करते हैं एक बार। मैं तुम्हें समझाता हूं फिर क्या है क्लासिकल और क्या है क्वांटम, ठीक है। एक बार इंटरेस्ट पैदा हो गया तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिक्स ही है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी फिजिक्स ही है। समझ में आई तुम्हारे कुछ बात। फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग है, हमें नई नई चीजें खोजने को पता लगती है, हम इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दुनिया भर की आज तो नॉलेज है, बुक ही बुक है, यूट्यूब ही यूट्यूब है, ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस है, नॉवेल्स है। तो अब स्टोन पा जाओ, स्टोन को हम अगर जूम कर करके देखें तो हमें क्या दिखेगा। स्टोन को जूम करो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर नाम का नाम क्यों पड़ा। स्टोन को अगर जूम करेंगे हम, जूम जूम इन, जूम इन करने का मतलब क्या है। इसके अंदर जाओ, माइक्रोस्कोप से देखो क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर जूम करते 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 तुम्हें क्या मिलेगा, चलो मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या मिलेगा। जब तुम जूम इन करोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे एटम्स। या इसमें कुछ डाउट है तुम्हें, एटम्स को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। जब एटम्स को और जूम करोगे, इसके अंदर देखोगे जाके, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एटम्स के अंदर तुम्हें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर लगाते हैं, सबको बताओगे, इतनी बेसिक सी बात है, दोबारा बताऊं, साइंस स्टूडेंट तो हुई, समझ जाओ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद क्या मिलता है, अगर इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलता हमें, अभी तक हमें कुछ ज्यादा मिला नहीं है, पता नहीं लगी। लेकिन हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं, न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है ये, तो हमें मिलता है क्वार्क। कभी सुना है या नहीं सुना, क्वार्क्स होते हैं ये, अगर नहीं भी सुना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है नहीं। क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स का मतलब होता है ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं हमारे, क्वार्क में नेगेटिव और पॉजिटिव क्वार्क होते हैं, ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं तीन, जो एक न्यूट्रॉन के अंदर होते हैं और तीन ही एक प्रोटॉन के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का हमें पता नहीं लगा, इलेक्ट्रॉन को अभी तक ये बनाया था, इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है, समझ में आ रही बात, इसको बंद कर दियो। तो हमने क्वार्क भी समझ लिया, क्वार्क क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जूम करोगे तो तीन पार्ट मिलेंगे इलेक्ट्रॉन के, जैसे एक घर को देखोगे अंदर तो तीन आदमी मिलेंगे, ऐसे क्वार्क हैं वे। अब अगर तुम क्वार्क को भी अंदर जूम करोगे तो भी हमें उसको और मिलेगा, और वो होगा ग्लूऑन फील्ड। ग्लूऑन फील्ड, अभी तक हम यहां जा चुके हैं जहां तक कोई जाए, मतलब किसी ने प्रैक्टिकल तो किसी को पॉसिबल है नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन को भी देख पाया हो। हम तो बात करते हैं ग्लूऑन फील्ड की, हम एटम्स को देख सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, केवल रियलाइज कर सकते हैं, महसूस भी। आकार इनका बहुत छोटा है, पता है ना, 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम तो उसका वजन है। अब बताओ, इतना इसका वजन है, मतलब कुछ है ये, कुछ भी नहीं है। तो कितना वजन होता है ये, कुछ नापने के लिए हमारे पास, बताइए 10 टू द पावर -31 को क्या लिखूं, किलो में क्या लिखूं, कुछ ट्रिलियन ब्रिलियन पिलियन कुछ भी नहीं बनता है। तो एंड तक जाके भी अगर मैं उसको नेगेटिव पावर भी चढ़ाऊं तो अब अगर ग्लूऑन फील्ड की बात करते हैं तो ये क्या है, ग्लूऑन फील्ड के बाद भी हम मानते हैं स्ट्रिंग थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी जब हम लास्ट में रुक जाते हैं ना, जब हमारा एंड हो जाता है, जब हमें कुछ नहीं मिलता, हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को तुम ये मान लो कि ये स्ट्रिंग सी है, यानी कि ये एनर्जी, स्ट्रिंग होती है ना ऐसा करके रस्सी सी, ऐसा करके इनको एनर्जी मान लो, यानी कि एनर्जी की वेव्स है। अब देखो मैं तुम्हें क्या बताया, तुम्हारे सामने पत्थर है, पत्थर को तुमने जूम कर करके कर देख रहे हो तुम, इनके बारे में डिटेल में समझा दो एकदम, क्वार्क के बारे में क्या है, जब आएगा हम चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, एटम्स, ठीक है, तब पढ़ूंगा तुम्हें मैं इसके बारे में, एटम्स एंड न्यूक्लियाई वहां समझाऊंगा। अभी तुम बेसिक सी बात समझो, जब इनको सबको जूम कर लिया तो स्टोन के अंदर क्या मिला, लास्ट में जाके हमें क्या मिला स्टोन के अंदर, स्टोन के अंदर हमें लास्ट में जाके मिला एनर्जी। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, एनर्जी है, यानी कि ग्लूऑन फील्ड्स, फील्ड से चारों तरफ के। लेकिन हम जब सब कुछ देखा ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, यानी कि हम कोशिश करते जा रहे हैं कि कुछ मिलेगा। ये कहां से मिल रहा है, प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स, बस ये नहीं कि तुम सच में देख लोगे इलेक्ट्रॉन्स को भी, बस प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, जितने अपने दिमाग को चलाए जा रहे हैं कि भाई हमें ये मिल सकता है, तो आगे जाके हम लास्ट में कहां पाओगे कि भाई सब कुछ जो है वो एनर्जी है, यानी कि वो स्ट्रिंग्स हैं, एनर्जी है, बस और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी का घेरा सा है, एनर्जी घूम रही है, बस वो इलेक्ट्रॉन है। अब मैं तुम्हें इसको एक बार रिवाइज करवाता हूं, रिवर्स करो इसको, रिवर्स कैसे करने में, तुम्हारे पास एनर्जी है, ये चलो रिवर्स नहीं करते, पहले यहां से समझाता हूं। इसे समझो, एक एग्जांपल समझो, तुम चीनी का, चीनी ले लो, ठीक है। तुमने भी देखे हैं जिसको हम कॉटन कैंडी कहते हैं, वे गुड़िया के बाल जो खाए होंगे तुमने, सबने खाए हैं वे, लाल पीले नारंगी वे, हाँ शादी में थे। तो ये जो बाल हैं ये क्या है, ये वही तो है, क्या बोलते हैं उसको, शुगर, चीनी, या कुछ और है, वो प्योर चीनी है और कुछ नहीं है, बस वो बनाया ऐसे दिनों रंगमंच से मिला के कि वो तुम्हें बाल से लग रहे हैं, लेकिन वो चीनी है। अच्छा काम करो, चीनी को लो और बहुत ही बारीक पीस दो और उसे लेयर बना दो, ऐसे बिछा दो लेयर, तो वो चीनी बहुत बारीक हो जाएगी, उसको धुंधले से उसके आर पार देख भी सकते हो, और बारीक कर दो, एक और लेयर बिछा दो उसको हटा के, तो
बहुत बारीक हो जाएगी। उसको बहुत ज्यादा बारीक पीस दो, तुम बहुत ज्यादा बारीक पीस दो और उसको बिछा दो और उसको इतनी बारीक पीस दो वो दिखे ही ना। हो सकता है पॉसिबल? करे जाओ बारीक, करे जाओ करे जाओ, तुम्हारे पास हो तो तरीका। उसको जब तुम बिछा दोगे, पूरी की पूरी 1 किलो चीनी तुमने ऐसा करके स्प्रेड कर दी धरती पे, कहीं तो फर्श था उस पर तुमने 1 किलो चीनी को इतना बारीक बिछा दिया, वो दिख ही नहीं रही। तुम्हें समझ आ रही कुछ मेरी बात? इतना बारीक पीस दिया कि वो तुमने सारी बिछा दी, तुम्हें दिख ही नहीं रही। तो ये बताओ अब वो चीनी कहां है? वो दिख ही नहीं रही। अब वो तुम्हारे फर्श पे बिछी हुई है, तो कहां है वो चीनी? डिसअपियर होगी वो तो, या दिख रही है? वो तो गायब होगी ना। अब वो गायब होगी, अब वो तुम्हें दिख नहीं रही। इतनी बारीक बारीक तुमने पीस दी कि वो तुम्हें दिख ही नहीं रही, बस चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन तुम कह लो कहां है चीनी? गायब है चीनी। अब चीनी तो नीचे बिखरी हुई है सारे में, तो वो चीनी कहां गई? वो एनर्जी ना बन गई। तो क्या एनर्जी दिखती है? तो अगर कोई भी मैटर का मतलब है पदार्थ, स्टोन, इसको इतना बारीक कर दें, इसके कणों को इतना बारीक बारीक फैला दें, इसके कणों को इतना दूर दूर कर दें चारों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? गैस। और गैस को क्या कहते हैं हम? एनर्जी। तुम्हें पता नहीं है? सॉलिड लिक्विड गैस है। तो ये बताओ जो ये स्टोन है, क्या इसको सच में फैलाने की जरूरत है? या इसके पास अंदर चले जाओ तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी? स्टोन लिया, जूम कर देख रहे हैं, तो एक्चुअल में अंदर क्या दिख रहा है जब हम माइक्रोस्कोप लेवल पे देख रहे हैं इसको? हमें तो बस एनर्जी दिख रही है। और फिर एनर्जी से क्या बना रखे हमने ऊपर जाके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, वार्क सब ये, और फिर बाद में स्टोन बोल दिया उसको। तो अगर कोई आदमी, मैं इतना छोटा होगा कि मैं इतना छोटा हूं कि मैं यहां पे पहुंच गया कहीं स्ट्रिंग की जगह पे, और मैं एटम को स्ट्रिंग की जगह से देख रहा हूं, मतलब मैं इतना छोटा हूं कि मैं स्ट्रिंग में हूं और कहीं मैं देख रहा हूं कि ओह ये है भाई एटम। तो मैं स्टोन को क्या, मुझे क्या पता स्टोन क्या है? तो मैं इसको इस लेवल पे देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा लास्ट में जाके? एनर्जी। क्लियर है? और मैं उस एनर्जी को कैसे देखूंगा? स्टोन के फॉर्म में। तो एक्चुअल में हर एक चीज के अंदर लास्ट में अगर जाओगे तो क्या मिलेगा? केवल एनर्जी और कुछ नहीं। इतनी बात समझ में आई? तो क्या कोई भी पदार्थ को यह कहा जा सकता है कि उसके अंदर एनर्जी होती है? या हम ये कह सकते हैं कोई भी एनर्जी पदार्थ बन सकती है? चलो एनर्जी को पदार्थ बनाते हैं। वही तुमने चीनी भैया रखी थी सारे में, उस चीनी को सारी को समेट लो, चुग लो एक एक दाना उसका, जो दिख नहीं रहा तुम्हें उसे भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चुग लेते हैं। फूंक मार के चुग लो, प्रेशर लगा के चुग लो, ग्रेविटी को तुम्हारे पास हो। जैसे कभी कभी हमारे पास चुंबक से लेकर हम इकट्ठा नहीं करते लोहा, ऐसे करके छोटे छोटे लोहे को जो दिखता भी नहीं वो भी आ जाता है उस पर चिपक के, तो ऐसे करके उसे किसी टेक्निक से इकट्ठा कर दो। तो जो इकट्ठा करोगे तो क्या बनेगा? फिर दोबारा चीनी बन जाएगी। चीनी का डला बना लो उसका, तुम इतना मोटा बड़ा बना लो, वो दिखेगा तुम्हें खूब बड़ा बड़ा। तो जो पहले एनर्जी के फॉर्म में पड़ा था, इकट्ठा करते गए करते गए करते गए तो क्या बन गया? चीनी नहीं बन गई, एक मैटर बन गया, एक पदार्थ बन गया, द्रव्य। और द्रव्य को फैलाते चले जाओ, उसकी लेयर्स बनाते चले जाओ, तो क्या बन जाएगा? एनर्जी। अब तुम्हें समझ में आया कुछ? अब एक बार ये बताओ, जैसे स्टोन है, इस स्टोन को हम यहां देख रहे हैं, स्टोन है ये, इसको कंप्रेस करोगे तभी जाकर बना होगा। तो क्या ये और ये एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या ये स्टोन एक ही साथ एक ही टाइम पे स्टोन भी है और ये स्ट्रिंग भी है या नहीं है? अगर इस लेवल पे देखोगे तो तुम्हें ये एनर्जी का दिखेगा, और अगर इस लेवल से देखोगे तो स्टोन दिखेगा। अब तुम्हारे देखने के ऊपर डिपेंड है कि तुम इसे स्टोन की फॉर्म से देख रहे हो या एनर्जी की फॉर्म से देख रहे हो। अब तुमको दोनों एक ही तो बात है, वो तो अंदर जाकर देख लिया हमने, ये बाहर जाकर देख लिया, लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? अब देखो इतना तो समझ में आ गया तुम्हारे। ये हम कहां पे देख रहे हैं? बड़े लेवल पे देख रहे हैं। ये तो है क्लासिकल फिजिक्स, इसमें लगेंगे सूत्र हमारे पत्थर फेंक के, हमारा v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब v इक्वल टू यू प्लस v इक्वल टू v प्लस v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। फॉर्मूले पढ़े ना तीनों तुमने? मोशन, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन तीनों लग जाएंगे इसमें स्टोन में। तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, प्रक्षेप पर गति, ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे जाता है फिर नीचे आके पड़ता है, होता है ना ऐसा कि हम ऐसे पत्थर में गोली चलाते हैं तो गोली बंदर को नहीं लगती, याद होगा तुम्हें? बंदर बैठा थोड़ी ऊपर करके तब फेंकनी पड़ती है, याद है? अरे यहाँ पे कहते हैं पेड़ पे एक बंदर बैठा है, यहाँ से गोली मारी तो क्या गोली सीधी जाकर लग जाएगी ना? वो गोली थोड़ी सी ऊपर निशाना लगानी पड़ेगी क्योंकि ऐसे वो चलेगी, है ना? तो इसलिए चलो वो तो बात की बात है। तो हमें ये सब चीजें कहां पढ़ने को मिलती हैं? स्टोन के केस में। अब ये बताओ, जब तुम ये सारी सारी चीजें पढ़ रहे हो तो तुम कौन सा फिजिक्स फॉलो कर रहे हो? क्लासिकल फिजिक्स। सूत्र लगते हैं, सब कुछ सिंपल रहता है, फिक्स रहता है। बट अब जब तुम यहां होगे तो यहां तुम्हें क्या मिलेगा? यहां तुम्हें मिलेंगे भाई क्वार्क, ग्लूऑन फील्ड, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े से होंगे कुछ, है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, पॉजिट्रॉन, एक फोटोन पकड़ा तुमने। फोटोन क्या है? फोटोन हमारा क्या है? देखो एनर्जी जब चलती है तो एनर्जी कैसे चलती है? एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है या एनर्जी वेव की फॉर्म में चलती है? इसको भी समझाता हूं मैं तुम्हें। तुमने देखा लाइट, ठीक है? देखो ये सारी बातें जो हैं, ये सभी बातें तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए, तुम्हें इनके नोट्स बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक? ये केवल तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, चैप्टर का बेस बनाने के लिए है, और कुछ मेरा वो मोटिव नहीं है। मैं तो बहुत सारी बात बताऊं, जितनी हो सकती है उतनी बताऊंगा आज। अभी हमारे पास है 30 मिनट। लाइट क्या है? लाइट क्या है? लाइट एनर्जी है, या मतलब लाइट इसमें से कौन सी है? ये क्या बोला जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा पार्टिकल नेचर। और इसको क्या क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एनर्जी, यानी कि इसको कह सकता हूं मैं रेडिएशन। क्या रेडिएशन नहीं कह सकते? रेडिएशन क्या होता है? विकिरण, जो चारों तरफ हमारे, देखो मैं, अब ठंड पड़ रही है,
हमने ओढ़ रखे हैं, जैसे मैं सियाचिन से आया हूं। अब अगर हम कहीं पे सेक रहे हैं बैठ के आराम से, आग जल रही है, तो ये बताओ आग सर तुम्हारे से क्या रिलेशन है? आग का तुम्हारे से, तुम्हें तो मिल रही है ना हीट, तो तुम्हें क्या, तुम्हें कोई पत्थर आग लग रहा है आग में से? तुम्हें आग टच कर रही है? क्या है? एक रिलेशन है बस। क्या ये पार्टिकल का रिलेशन है या ये रेडिएशन का रिलेशन है? रेडिएशन मिल रही है, विकिरण मिल रहा है, हमें हीट मिल रही है वहां से, बस वेव की फॉर्म में आ रही होगी और तुम्हारे शरीर में लग रही है, बस काम खत्म। क्या तुम उस रेडिएशन को तोड़ सकते हो? वो जो आग जल रही है उस आग को तोड़ सकते हो? इतने किलोग्राम आग है, और जो तुम्हें मिली वो इतने किलोग्राम है? नहीं, कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास मेजरमेंट करने का। तो अगर तुम इस आग को तोड़ नहीं सकते तो इसका मतलब है रेडिएशन को आप तोड़ नहीं सकते, चाहे वो किसी भी तरह का रेडिएशन हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एक्सरे होती हैं, गामा रेज होती हैं, बहुत सारी लाइट होती है दुनिया भर की, ये सब तोड़ थोड़ी सकते हो तुम। साउंड क्या है? साउंड भी तो वेव है, तोड़ सको साउंड को? 2 किलो साउंड, 3 किलो साउंड, वो डेसिबल होता है अलग, हम वेट करके मेजर नहीं कर सकते इसको, और इनको इनको कर सकते हैं। क्लियर है? अब सुनो, जो लाइट है वो लाइट क्या है? लाइट को प्लांक ने और जो बड़े बड़े ये थे आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे हमारे, प्लांक ने ज्यादा इसमें योगदान दिया अपना। तो इन्होंने क्या बताया कि लाइट चलती है फोटॉन्स की फॉर्म में, यानी कि क्वांटा, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट। लाइट ऐसे नहीं चलती कि लाइट एक खाली वेव है, लाइट में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। क्लियर बात? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि फोटो का मतलब जहां भी फोटो आया वहां पर लाइट होगा, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वहां से, और ये इफेक्ट एक तरह का साइंस का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि कहीं भी हमने लाइट डाली किसी सतह पे, किसी भी सरफेस पे, मान लो एक मेटल है, इस पर लाइट डाली तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और इसका मतलब क्या है? लाइट में पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं उसके अंदर, और कण आकर टकराए, उसने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। और अगर हम वेव देखते हैं तो वेव तो हम सभी जानते हैं कि वेव्स होती है। ये किसने बताया? ये बताया यंग ने। यंग ने बताया नहीं था कि लाइट में वेव होती है? लाइट कोई तरंग है, लाइट कोई किरण नहीं है, लाइट तरंग है, तरंगों के रूप में चलती है। तो ये जो हो गया हमारा, ये क्या प्रूव करता है लाइट में? कि लाइट में वेव नेचर होती है। समझ में आई बात? तो लाइट क्या है एक्चुअल में बताओ? लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, कण भी है लाइट में, और लाइट में तरंग भी है। तो लाइट के अंदर दोनों नेचर है। तो क्या लाइट दोगली है? दोनों नेचर शो कर रही है लाइट। लाइट में पार्टिकल भी है और लाइट में तरंग भी है। अब तुम्हें समझ में आई? लेकिन इस सब चीजों को तुम कहां सीख सकते हो? क्वांटम फिजिक्स में, या नहीं? क्वांटम फिजिक्स में तो सीख सकते हैं। क्वांटम का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी हमारे पास लॉज होने चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूले होने चाहिए। फिर ये रहेगा किसी किसी के दिमाग में, क्या जरूरत है क्वांटम पढ़ने की? अरे वो न्यूटन वाले सूत्र लगाओ ना इसमें, क्लासिकल फिजिक्स के जो हमारे पास है, तो यहां पे तुम्हारा दिमाग पलट जाएगा। जब हम इन सब की बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारा काम बन जाता है। लेकिन जैसे ही तुम यहां आते हो तो इसमें पता है क्या होता है? मान लो कि मैंने इस स्टोन की बात करी, इस स्टोन के अंदर दुनिया भर के पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट, उनको हम पकड़ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई देखो ये हमारे पॉजिट्रॉन है। अब मैंने तुम्हें बताया कि फोटोन की फॉर्म में चलती है लाइट, तो फोटोन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? देखो फोटोन को हमेशा जब तोड़ेंगे तो उसको हमें तोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है? एक मिलता है फोटोन को तोड़ के इलेक्ट्रॉन। जो फोटोन है, मान लो ये P फॉर फोटोन है, तो इसे तोड़ के क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव पार्ट है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो नेगेटिव पार्ट है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलेंगे तो आपस में क्या बनाएंगे? जीरो। तो एक फोटोन क्या होगा? एक फोटोन पे चार्ज होगा जीरो, यानी कि फोटोन का कोई भी आवेश नहीं होता। क्लियर है बात? अच्छा काम करो, जब इस पर कोई आवेश नहीं होता और फोटोन के अंदर ही है वे, तो फोटोन के अंदर वे दो चीजें हैं। कौन? एक तो ये और एक ये, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये दोनों के दोनों हमेशा पेयर में रहते हैं, ये दोनों के दोनों हमेशा पेयर में रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा टफ सी चीज बता रहा हूं मैं। जब हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को, इसको तुम्हें स्किप कर सकते हो अगर समझ ना आए तो, एक प्रोटॉन और मतलब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का ही पार्ट है। अगर इनमें से एक को चेंज किया जाएगा तो दूसरा अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अब मान लो तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है कौन सा प्रोटॉन है, तुम एक डब्बा ले लो, है ना? एक डब्बे में तो इलेक्ट्रॉन बंद कर दो और एक डब्बे में पॉजिट्रॉन बंद कर दो। अब मान लो कि एक टाइम पे तुमने इलेक्ट्रॉन को देखा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर घूम रहा है, तो पॉजिट्रॉन किधर घूम रहा होगा? नीचे, ताकि बैलेंस बना रहे और वो जीरो रहे, ऐसा ऐसा ना हो। तो अगर एक ऊपर घूम रहा है तो दूसरा नीचे घूमेगा ताकि कैंसिल हो जाए दूसरे में। अच्छा, अगर एक ऊपर है और एक नीचे है और तुमने एक टाइम पे ये देखा, तो उस टाइम पे ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं इसको देखूं ये नीचे हो तो फिर पॉजिट्रॉन ऊपर होगा। तो एक बात बताऊं बहुत ही गजब, जिसका आज तक हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर तुम इनको एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भी ले जाओ, एक को तो यहां रख लो, यहां तो एक ही फोटोन के ना, और इसको दूसरे प्लेनेट पे ले जाओ तो बहुत दूर हो गया। तो भी जब ये वाले में हम चेंज करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के पास गई है। तुम्हें समझ में आया कुछ? एक ही फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन हमने पकड़ा, एक यहां रख दिया अर्थ पे और दूसरा ले गया हम सन पे, मान लो ले गए हम। अब अगर सन पे ले गए उसे हम और उसे हमने देखा कि भाई वो कैसा है, तो अगर वो ऊपर की तरफ है, अगर वो ऊपर की तरफ है तो यहां वाला नीचे की तरफ होगा। ऑलरेडी उसे पता है कि वो ऊपर की तरफ है। अगर तुमने कोई कोशिश करके उसको नीचे की तरफ करने की कोशिश करी तो यहां वाला ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां तक आ रही है। ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है कहीं तक, ये हमें नहीं पता।
ये क्वांटम फिजिक्स को भी नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच जाती है। यानी कि ये एक ऐसी चीज है, दुनिया में सबसे तेज स्पीड किसकी मानी जाती है? लाइट की। ये लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड पे पहुंचती है। ये सभी कुछ लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड पे होता है। और ये क्यों होता है ये किसी को नहीं पता। अगर तुमने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी है तो तुम्हें समझ में आ गया मैंने क्या बोल रहा है ना। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर एक ही फोटोन के पार्टिकल ले जाएं, उन पार्टिकल को बहुत दूर दूर कर दें, है तो वे एक के ना, तो वे हमेशा एक ही बिहेवियर शो करेंगे, पेयर में रहेंगे, ग्रुप में। कि अगर तुझे अंतर होगा, फर्क पड़ेगा ना, तो मुझे जरूर पड़ेगा। तुमने उसकी कहानी सुनी होगी ना, कौन थे? हीर रांझा। कि एक पिटता था स्कूल में, दूसरे कमर पर छप जाते थे। ये एक स्टोरी है फिक्शनल, लेकिन अगर मान लो कि तुम्हें ऐसा समझना ही है तो तुम ये समझ सकते हो कि वो वहां पिट रहा है या पिट रही है और उसके वहां छप रहे हैं या छप रहा है, जो भी है वो। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फोटोन के दो पार्ट हो, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक को चेंज करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ समझ में आया है? इसको हम एटॉमिक एंटेंगलमेंट बोलते हैं। उसको मैं बाद में किसी दिन और तुम्हें इसकी थ्योरी अंदर की समझा दूंगा। लेकिन तुम्हें कुछ कुछ पल्ले पड़ा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमारा किसका पार्ट है? क्वांटम फिजिक्स का। अब क्वांटम फिजिक्स पढ़ना क्यों टफ है? क्वांटम फिजिक्स पढ़ना इसलिए टफ, इसको सच में बोल रहा हूं कि टफ है। इसको मैं सच में बोल रहा हूं कि टफ है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। जितना टफ है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वांटम फिजिक्स में कोई भी क्लासिकल फिजिक्स के लॉज फॉलो नहीं होते। कितनी बढ़िया बात है। यानी कि अगर तुम ये कहो कि भाई मैंने एक तीर को उठा के से छोड़ दिया, तो बताओ वो तीर 10 मिनट बाद या 10 सेकंड बाद कहां पे चला जाएगा? उसकी इतनी स्पीड है, होता है, सब निकाल लेते हैं। एक लड़का भग रहा है 10 किलोमीटर पर की स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भग रहा है, 5 सेकंड बाद उसकी प्लेस क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, 10 मिनट बाद कहां होगा, 1 घंटे बाद कहां होगा, निकाल लेंगे अगर वो कांस्टेंट स्पीड चलता रहे तो। बट अगर मैं सब कुछ निश्चित कर दूं ना इसमें कि स्पीड भी कांस्टेंट है, इतनी स्पीड है, सब कुछ ये है, और फिर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ ये कहां होगा, तो तुम्हारे सारे लॉ फेल हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये रैंडम मोशन में है। यानी कि पूरी अर्थ को अगर देखा जाए क्वांटम लेवल पे, सबसे निचले वाले लेवल पे, यहां, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उनके लिए उनके लॉ खत्म। वे किसी लॉ को फॉलो नहीं करते, वे किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करते। इसलिए हमें किसी भी चीज की जड़ तो पता ही नहीं है। समझ रहे? मतलब हमें क्या इसकी जड़ पता है? स्टोन यहां है, स्टोन स्टोन तो ये है एग्जैक्टली। इसमें चेंज करोगे तो ऊपर सब में चेंज होता चला जाएगा। यानी कि पेड़ की जड़ तो ये है, ये तो ऊपर के पत्ते हैं, तो पत्ते तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन जड़ के बारे में तुम्हें पता है कुछ? बताओ भाई, जड़ तो ढकी हुई है अंदर। अब जड़ में अगर तुम जड़ काट दोगे, उसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज डाल दोगे जो उसको खराब कर दे, तो क्या ये पेड़ दिखेगा तुम्हें? स्टोन। तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अगर हम इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको पढ़ना ही हमारे बस से बाहर है, या तो हमारे पास के लॉ नहीं है जो इसमें लगते होंगे, और जो हमने लगा के देखिए पता है कैसे हैं। मैं रैंडम एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मान लो तुम यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स में क्या कर रहे हो, 2 + 2, तो तुम्हें पता 4 आएगा। क्या तुम्हारा 4.1 आ सकता है? 4 ही आएगा फिक्स। यहाँ पे क्या आएगा? अगर तुम क्वांटम फिजिक्स में करोगे 2 + 2, तो तुम्हारे पास अनंत अपॉर्चुनिटी, अनंत कुछ भी हो सकता है। ये 4 तो पता नहीं हो या ना हो, लेकिन 50, 60, 0, 1, 2, 5, कभी 4 आएगा, अगली बार प्रैक्टिकल 10 आ जाएगा, अगली बार 2 लाख करोड़ कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब इसकी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है कि तुम्हें अब रिजल्ट क्या मिलेगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया? अब देखो, अगर यहां पे लॉ लगाते हैं तो ये लॉज किसने फाइंड करे? न्यूटन ने। और इन लॉज को किसने अधिकतर फाइंड करा? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने हमें क्या बताया? आइंस्टीन ने छोटे छोटे लॉज दिए। आइंस्टीन की एक फेमस इक्वेशन है E = mc²। सुनी होगी तुमने, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे इस पे भी। तो आइंस्टीन ने हमें बेसिकली क्या चीजें बताई इसके बारे में समझाया, थोड़ा थोड़ा सा नीचे का हिंट दिया। तो जब आइंस्टीन ने न्यूटन के लॉ अप्लाई किए छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेकर, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे, रदरफोर्ड भी है, आइंस्टीन भी है, तुम्हें नाम सुनोगे, थॉमसन, चैडविक, ये सभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में करते करते ही चले गए, गोल्डस्टीन। अब जब इन सभी ने एक्सपेरिमेंट करे तो वे सारे लॉ यहाँ के फेल हो गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? कि जब आपके कोई भी लॉ लगने बंद हो जाए तो इसका मतलब आप किसी दूसरी जगह पे चले गए, या नहीं? भाई मैं मान लो दीवार में गुट मारूं तो मुझे चोट लगेगी, और मान लो मैं दीवार में गुट मारूं उसमें से फूल ही फूल निकलने लगे, तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे अब तक के पढ़े हुए लॉ तो बेकार है। वहां तो कोई फूल जैसा मतलब ही नहीं था, वहां तो ये था चोट लगेगी, ये बराबर फोर्स लगाएगी, और वहां पे फूल की बात, तो फूल तो चोट तो मतलब ही नहीं हमारा। तो इसका मतलब हम कुछ और गलत जगह हैं, तो वहां पे हमें अलग लॉ खोज करने की आवश्यकता पड़ेगी। और वे लॉ थोड़े बहुत ही हमारे पास हैं, सीमित, लिमिटेड, जैसे कि E = mc² है, और थोड़े बहुत लॉ हैं गिने चुने जो तुम काउंट कर सकते हो उंगलियों पे। तो इसलिए हम थोड़े से इसमें मजबूर हैं कि जब भी हम इसमें पहुंचते हैं हमें कुछ अलग चीज मिलती है, और उसके लिए हमारे पास लॉ नहीं है। क्लियर है? इसको समझ लिया तो मतलब क्या है? इसको कर डाला तो लाइफ जिंगल वाला, ऐसा हाल है। यानी कि ये करने के बाद तुम सभी चीजों को ये बता सकते हो कि इस चीज में आगे जाके क्या होगा, या नहीं? बता सकते हो ना? एक गोली चली, वो गोली सामने लगे खड़े हुए 50 आदमी, उनमें से किसको लगेगी? बता सकते हो? नहीं बता सकते। डायरेक्शन देख के बता दोगे इतनी स्पीड जाएगी, इतने यहाँ इसको लगेगी जाके। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं कि यहां से एक स्ट्रिंग में से एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, कोई भी है, क्या वो कहां जाएगा? जो उसके अंदर के पार्ट है, इंटरनल पार्ट। मैं इलेक्ट्रॉन घूमने की बात नहीं कर रहा, वो तुम जान चुके कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा, फिर ये करेगा वो करेगा।
हायर कक्षा में जाएगा, लोअर कक्षा में, तो बोर्स मॉडल है, उसके अंदर जाने की बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रिंग थ्योरी में अगर तुम किसी चीज को, किसी एक पॉजिट्रॉन को, फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को देखते हो कि वो अब कहां जाएगा, तो उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस दिन पता लग जाएगी तो हम ये बता देंगे खुद का भी कि हम अब भविष्य में क्या करेंगे और हमने पास्ट में क्या करा था। समझाऊं कैसे? एक हाईवे है, ठीक है, इस हाईवे पे एक बाइक है। अब बाइक बनाना मुश्किल है। अरे क्या बन गया, सच में कुछ और बन गया, दिखे, चलो छोड़ो। एक लड़का बैठा दिया मैंने, ये बाइक है, स्कूटर सा बन गया, सही है। अब ये स्कूटर पे जा रहे हैं, इसकी कुछ स्पीड है, मान लो कि इसकी स्पीड है कुछ भी, मान लो, छोड़ो। यहाँ पे 40 किलोमीटर का बोर्ड है, किसी ने 40 किलोमीटर दूरी तय कर दी। फिर यहाँ पे उसके बाद 80 किलोमीटर का बोर्ड है, किसी ने 80 किलोमीटर दूरी तय कर दी, ठीक है। अब ये चले जा रहा है, जब ये चलेगा और यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये चल के यहाँ भी पहुंच जाएगी टाइम पे, है। जब ये यहाँ पहुंचा है तो कहीं आगे भी तो जाएगा। अब मान लो आगे लग रहा है 120 का बोर्ड, ठीक है। अब ये जो स्कूटर वाला है, ये एक टाइम पे यहाँ है, यहाँ खड़ा है स्कूटर वाला। तुम इसकी स्पीड बता के कि कितनी स्पीड पाया है और क्या किस डायरेक्शन में चल रहा था और कितना टाइम लिया है, तुम इसकी स्पीड बता सकते हो। मतलब अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे तो तुम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता सकते हो। मान लो तुम 3 चीज होती है डीएसटी, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो अगर तुम स्पीड टाइम दे, डिस्टेंस निकाल दोगे, डिस्टेंस निकाल, स्पीड टाइम निकाल दोगे, तो सब कुछ मतलब कर सकते हो उसके बारे में पता। तो तुम यहाँ पे खड़े हुए आदमी के बारे में अगर मैं तुम्हें स्पीड और टाइम बता दूंगा, तुम ये बता दोगे कितने डिस्टेंस पे था ये थोड़ी देर पहले, इतनी देर पहले इतनी दूर था, बता सकते हो। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई इतने टाइम बाद बती तो कहां होगा, तो यहाँ होगा। फिर तो तुमने इसके बारे में क्या क्या बताया, इसको यहां देखते हुए तुमने इसके बारे में क्या क्या बताया, इसका पास्ट भी बता दिया और इसका फ्यूचर भी बता दिया। क्या वो एग्जैक्ट ऐसा ही होगा? हाँ, क्योंकि कौन से लॉ हैं, न्यूटन के, ये गलत नहीं होते, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा, बशर्ते कुछ बीच में आफत ना आ जाए, ऊपर से एक एलियन आया तो उठा के ले गया। बीच में कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ यही पहुंचेगा अगर कुछ ना हुआ तो बीच में। लेकिन वो बीच में कुछ ना हुआ उसको कौन डिसाइड करेगा, बताओ भाई। यहां से यहां तक तो आ गया, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ ना हुआ ऐसा कौन डिसाइड करेगा? धरती फटगी, हो जाता है कभी कभी, जहां नीचे पाइपलाइन फटकी, मर गया, इसे हार्ट अटैक आ गया, दूसरे ने आगे ठोक दिया इसको। तो ये सब क्या है, रैंडम घटनाएं हैं। तो तुम इनके बारे में कैसा पता लगाओगे? या अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि यहां जाओ एक बार, यहां इस पार्टिकल को रख के देखो, तो बताओ तुम्हारे पास लॉ है क्या? अभी तो कह रहा हूं मैं, ये तो मानते नहीं किसी को। तुम कहोगे ये तो यहां है, तो तुम्हें पता लगेगा ये पीछे नहीं, ये तो आगे था, ये तो आगे से आया है। अजीब नहीं लग रहा? फ्यूचर में से आया है यहाँ। तो इस पार्टिकल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। तुम्हें यही नहीं पता कि पीछे से आया कि आगे से आया, कितनी स्पीड पाया, किस डायरेक्शन से आया, तुम्हें कोई पता नहीं उसके बारे में। इसीलिए ये क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना, ये क्वांटम फिजिक्स के पार्ट समझा दी मैंने तुम्हें, इसको पढ़ना हमारे लिए रहस्यमयी दिन पे दिन होता जा रहा है। और जितना रहस्यमयी होगा उतना हम रहस्य में घुसेंगे और हम चीजों को पता लगाएंगे। कुछ समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अच्छा, तो अब जो किसी भी चीज में, जैसे मैंने स्टोन के बारे में समझाया, तो मैं ये सारी चीजें अंदर की हैं, तो क्या इसके बाहर भी कुछ है? हाँ, इसके बाहर भी कुछ है। अगर हम बाहर देखने लगे तो फिर हमारे लिए बाहर कम पड़ जाएगा। अगर हम बाहर ही देखने लगे तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, अंतरिक्ष वाला जो फिजिक्स होता है हमारा, सुना होगा तुमने, एस्ट्रोनॉट्स। इसको हम कहां लेके जा सकते हैं? अनंत। इसको हम कहां लेके जा सकते हैं? अनंत। भाई एनर्जी है, हमें क्या पता इसके बारे में क्या है, इसके अंदर भी ढूंढते रहो तो ये यहां तक भी अनंत में जाएगा और ये यहां तक भी अनंत में जाएगा। अब तुम कहां हो? तुम तो पत्थर पे लटके पड़े बस, ना तुम्हें यही पता कि पत्थर के अंदर क्या है, क्या चीज बन गया पत्थर। तुम पत्थर बना सको? बताओ, बना दोगे पत्थर? पत्थर छोड़ो, तुम दुनिया में कोई भी नेचुरल चीज जो गॉड ने बनाई है, अब तो कुछ भी कह लो तुम, क्रिएटर ने बनाई है, क्या तुम उसे बना सकते हो? सेम टू सेम। हम बस कॉपी कर सकें उसकी, और उस कॉपी में भी 50 गड़बड़ होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा, थोड़े देर बाद लगेगा बेकार है, तो खराब होगी, उसके जैसी नहीं बन सकती। और अगर नहीं बन सकती तो इसका मतलब क्या है? इतने सारे संसाधन होने के बाद भी क्या क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि बनी कैसे। हमने उसमें कौन से लॉ लगाए? सुनो पहले, सुनो, डिस्टर्ब नहीं। हमने उसमें कौन से लॉ लगाए? हमने उसमें ये वाले लॉ लगाए होंगे, या थोड़ा बहुत जितना पता है ये लॉ लगा लिए होंगे, लेकिन वहां कौन से लॉ फॉलो हैं? एक पत्ते के अंदर, एक पत्ता बनाना चाहता हूं मैं, पेड़ का एक पत्ता बना दूं पत्ता पेड़ का, क्यों नहीं बना सकते? पेड़ के पत्ते के अंदर साइंस है, ये वाली क्वांटम फिजिक्स, और इसके लॉ नहीं पता हमें तो पत्ता कैसे बना दोगे बिना लॉ के? है ना? हम चांद पे चले गए तो क्या हमारे पास लॉ है चांद पे जाने के? अरे बताओ, होंगे जब तो गए। तुम चांद पे चले गए, वे फिजिक्स के लॉ है, वे ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, प्रैक्टिकल कर रखे हमने उनके, तो हम चांद पे चले गए उन्हीं लॉ को ले गया, या नहीं? तो किसी पेड़ के अंदर क्यों नहीं जाते हम? छोटा सूक्ष्म रूप धारण करो, जैसे तुमने फिल्मों में देखा होगा, वो मक्खी से भी छोटे हो जाते हैं कभी कभी, हीरो या हीरोइन या कोई मैथोलॉजिकल फिल्म देख रहे हो तुम, और वो घुस जाते हैं उसके अंदर कि भाई हम पता कर रहे हैं, तो किसी आदमी के अंदर घुस के देख लेते हैं बड़े बड़े, तो उसके तुम उसके सेल दिखेंगे उसके अंदर, इतना बड़ा बड़ा लीवर धड़कता दिखेगा, मतलब इतना छोटा हो गया वो। तो तुम ये सारी चीजें क्यों नहीं कर सकते उसके साथ? क्योंकि तुम्हें लॉज नहीं पता। ठीक, चलो अब थोड़ा सा अपना टॉपिक समझाता हूं मैं तुम्हें ऊपर का। तुम यहां कहां तक जा सकते हो? तुमने स्टोन की बात करी, स्टोन कहां है? पृथ्वी पे है। अब वो पूरी पृथ्वी ले लेते हैं, पूरा यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं। यूनिवर्स का मतलब इसमें कौन कौन आता है? इसके अंदर अर्थ भी आती है, अर्थ के अंदर हमारा जितने भी सैटेलाइट है वो सारे आते हैं। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह,
है ना, जितने और सारे प्लेनेट है, ग्रह हैं, वे सारे आते हैं, पूरा सोलर सिस्टम आता है, इसके अंदर सन भी है, इसके अंदर स्टार्स भी दिख रहे हैं, वो भी सभी इसी के अंदर ले लो, ये सब यूनिवर्स में है हमारे। ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, किसी को पता? किसी को पता है? नहीं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और जब चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता और हमारे सामने कुछ रहस्यमय चीजें घट जाती हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम फिर ये कह देते हैं कि एलियन ने करा है ना। सच में एलियंस हो सकते हैं और हैं, सच में हैं कुछ ना कुछ तो। अगर हम यूनिवर्स थ्योरी को मान के चलते हैं कि यूनिवर्स मल्टीवर्स होता है, यूनिवर्स भी नहीं होता, मल्टीवर्स होता है। मल्टीवर्स का मतलब क्या है, जैसा तुम रह रहे हो ना यहाँ पे, ऐसे ऐसा पता नहीं कितने हजार करोड़ लाख, उसकी इन्फिनिटी कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसे और भी जगह हो सकती हैं इस पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि हम यूनिवर्स में गए नहीं अभी कभी, हम तो यूनिवर्स से बाहर ही नहीं निकले। अब अगर तुम्हें एक होटल में ले जाकर एक कमरे में छोड़ दें कि ये होटल है, बहुत बढ़िया आलीशान होटल है, आप इस कमरे में रहो, और तुम्हें को कमरे से ना निकाल ले, तो तुम क्या एज्यूम कर सकते हो वहां पे, बताओ? ऐसा हो सकता है खाली वहां पे एक तुम्हारे लिए कमरा बना के रखा उन्होंने कि लाके इस कमरे में रख देंगे, ऐसे आलीशान होटल है, कमरा अंदर सजा दो, बाहर क्या पता क्या है, खिड़की विड़की सब बंद है, कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, अगर तुम्हें कोई ये कह दे कि भाई इसके बाहर तो पता नहीं क्या क्या है, सोने चांदी हीरे जवाहरात है, तुम वो भी एज्यूम कर सकते हो या नहीं कर सकते? तुम्हारे लिए क्या है बाहर, बताओ मुझे? एजम्पशंस, कल्पनाएं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सोच रहे बस कुछ ना कुछ ये हो सकता है। तो वे सारी चीज तुम्हारे बाहर हैं। अब बाहर एक्चुअल में क्या है, ये हमें क्लियर नहीं है कि हम उसे बता ही सकें कि बाहर एक्चुअल में ये है। लेकिन हाँ, इतनी हमारी असम्पशंस हैं, जो हमें सिग्नल मिलते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर लेक्चर, नहीं तो जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं, जो हमारे आस पड़ोस में घटनाएं होती हैं, उनसे हमें ये जरूर लगता है, जैसे हम सपने देखते हैं कभी कभी, है ना, तो उससे ये जरूर होता है कि तुम मल्टीवर्स की थ्योरी को एक्सेप्ट कर सकते हो। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, और वे एग्जाम्पल्स तुम्हारे इस लेवल पर तो समझ में आने मुश्किल है। उसमें ये था कि भाई एक बिल्ली ले लो, या तुम बिल्ली को छोड़ो, बिल्ली तुम्हारी समझ में नहीं आने की, वो श्रोडिंगर की बिल्ली थी, उसको बोलते थे हिजनबर्ग्स कैट। तुम एक नॉर्मल चीज समझ के देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं एनर्जी का और पार्टिकल का और वेव का एक तरह से रिलेशन, किस किस का, एनर्जी का और प्लस पार्टिकल का एक रिलेशन समझाता हूं तुम्हें। मान लो कि तुम किसी पार्टी में गए, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ सकते हैं तुम्हारे। तुम एक पार्टी में गए, और पार्टी में जाने के बाद तुम कोई XYZ तुम्हारा कोई फ्रेंड है, और तुम टॉयलेट करने में चले गए कि चलो भाई थोड़ा रिलैक्स करते हैं, टॉयलेट करेंगे। टॉयलेट करने के बाद वॉशरूम में घुसे तुम, वो वॉशरूम ए में गया, तुम वॉशरूम बी में गए, तुम थोड़ी देर तो बाहर आ गए, टॉयलेट करा, बाहर आ गए, वो नहीं आया, तुम सोची रहने दे, आ जाएगा थोड़ी देर में, तुम खड़े रहे 15 मिनट, वो 15 मिनट तक बाहर नहीं आया, फिर तुम्हें लगा कि कुछ तो डाउट है, तुमने और थोड़ा हो चुके, पता नहीं भाई, तुम 30 मिनट तक खड़े रहे, वो 30 मिनट तक बाहर नहीं आया, अब डाउट हो जाएगा वॉशरूम में 30 मिनट तक बाद ये क्या करेगा। अब अगर 30 मिनट तक वो बाहर नहीं आया, अब तुमने खोला गेट सपोज, और जब तुम उसके अंदर जाकर तुमने देखा तो वो डेड बॉडी पड़ी है उसकी, वो मरा हुआ है। ये तो फिल्मों की हिस्ट्री जैसा हो गया, मतलब फिल्मों की स्क्रीन प्ले जैसा। अब ये बताओ कि वो आदमी 30 मिनट तक जिंदा था या मरा हुआ, बताओ? अब तुम्हारे लिए वो आदमी उस 30 मिनट में क्या था, मरा हुआ था या जिंदा था? तो अच्छा, तुम मरा हुआ कह सकते हो 30 मिनट तक, जब गया जाते मर गया, ये क्या है, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी तो है तुम्हारे सामने, एक पॉसिबिलिटी तो है ये, या तुमसे पक्का कह दो कि मरा हुआ था भाई, क्या सबूत है कि भाई जिंदा ही था, क्या सबूत है, कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे सामने ये क्या है, तुम्हारे सामने एक ड्यूअलिटी है ना, ये तुम्हारे दिमाग में दो चीजें पैदा हो रही नहीं हो रही, एक तो ये कि मरा हुआ था, और एक ये कि ये जिंदा था, मैंने गेट खोला तभी थोड़ी देर पहले मरा होगा, एक ये तक जाते मर गया होगा और हार्ट अटैक आया खत्म, और ये जब से मरा हुआ है। तो तुम्हारे सामने दो पॉसिबिलिटी है, इसी को हम ड्यूअलिटी समझ सकते हैं डेली लाइफ में, समझ गए? यानी कि जब तुम्हारे दिमाग में दो पॉसिबिलिटी दोनों ठीक हो सकती हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्यूअल नेचर। देखिए ऊपर, अब समझो, मान लो कि तुम सारे बैठे हो यहां, ठीक है, अब तुम सारे के सारे मेरे सामने हो, क्लियर? तो तुम किस नेचर में हो, पार्टिकल में कि वेव में? अच्छा, तुम्हारे अंदर जाके देखो तो तुम वेव ही हो सारे, अगर मैं तुम्हारे अंदर घुस कर देखूं ना तुम वेव हो सारे, पता ना समझ आ गई? छोटे पार्टिकल करते रहो माइक्रोस्कोप से देखते रहो, तो लास्ट में तुम्हें ये कीड़ा मकोड़े घूमते दिखेंगे स्ट्रिंग्स चारों तरफ, यानी कि तुम मैटर नहीं हो, तुम वेव हो। और फिर मैं तुमसे कहूं नहीं तुम तो वेव हो, तो तुम कहोगे पागल है, हम तो मैटर, देखिए वजन हमारे अंदर, हम तो सॉलिड है। तो ये कहां से दिख रहा है, मैक्रो लेवल पे, बड़े से तुम्हें दिख रहा है, छोटे जाके देखोगे तो इसका मतलब तुम दोनों चीज में एक टाइम पे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो, है? अच्छा ये बताओ, क्या मैटर दिखती है, क्या मैटर दिखती है, मैटर दिखते हैं, हाँ मैटर दिखते हैं, मैं बोल रहा था रेडिएशंस दिखती हैं, वेव्स नहीं दिखती, मैटर भाई, ये छोटी छोटी चीजें दिखेंगी थोड़ी तुम्हें। तो अभी बताओ, अगर मैं तुम्हें ये कहने लगूं कि ये जो है ये स्ट्रिंग्स, ये किसकी है, तुम्हारी, ये क्या है, ये तुम हो, और ये क्या है, ये भी तुम हो, ये तुम्हें दिख रहा है और ये तुम्हें नहीं दिखता, तो क्या एक ही टाइम पे एक ही चीज दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती क्या? हाँ, अलग अलग नजरिया है हमारा,
क्लियर है? हम अगर उसको देखना चाहें, पर्सपेक्टिव से देखें एक तरह से, तो हमें क्या दिखेगा कि ये है। और अगर मैं देखना ना चाहूं, मैं उसको डीप चीज में जाकर देखूं कि एक्चुअल में ये क्या है, तो एक्चुअल में वो कुछ नहीं है। तो एक्चुअल में तो हम कुछ नहीं है एनर्जी के अलावा, और रियल में जो हमें दिख रहा है, रियल वो भी नहीं है, रियल वो भी है, रियल ये भी है, और रियल वो भी नहीं है, रियल ये भी नहीं है। अब दोनों चीजों के बीच में फंस के खड़े हम। अब मैं क्या हूं? मैं एक वेव हूं, मेरा वेव से जुड़ के सभी बन रहा है। तो अगर तुमने देखा होगा फिल्म में एनिमेशन से होते हैं कभी कभी वीएफएक्स, छू से करके सारी वेव्स उड़ जाती हैं, आदमी खत्म होता है ना, अंतर ध्यान होना। तो अगर मैं भी अंतर ध्यान हूं तो क्या हुआ, क्या कैसा होगा मेरे साथ? मेरे शरीर की एनर्जी निकलेगी कहां कहां तक फैलेगी बताओ? बहुत दूर में को फैलेगी। तब मेरे शरीर का एक एक पार्टिकल इतने दूर फैल चुका होगा कि वो किसी को दिखेगा नहीं, और मैं उस टाइम पे क्या हूं? इनविजिबल, गायब हो गया। और दोबारा उसी पार्टिकल्स को जोड़ दो, सबको जोड़ दो, तो फिर मैं तुम्हें दिखने लगूंगा। समझ में बात या नहीं आई? अब एक टाइम पे ये सपोज करो कि जैसे कि मैं गायब हो गया और मेरे पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, तो वे पार्टिकल है वेव है? क्या उनके अंदर पार्टिकल्स नहीं है क्या? जो वेव बनी उस वेव के अंदर पार्टिकल्स हैं नहीं है? हैं, नहीं भी हैं। अगर तुम उन पार्टिकल्स को देखने लगो, समझना, अगर उन पार्टिकल्स को तुम देखने लगो तो वो तुम्हें पार्टिकल्स दिखेंगे, समझ गए? एक स्टेट में घूमते हुए अलग तरीके से। और अगर तुमने उन पे से ध्यान हटा लिया, फिर जा रहे हैं, तुमने ध्यान हटा लिया, तो वो पार्टिकल्स वेव है, वो पार्टिकल्स है ही नहीं। सुना मैंने क्या बोला? तुम्हें यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, सबने पढ़ लिया? समझाते दोबारा। यहाँ पे एक टॉर्च है और यहाँ इसके सामने रखा हुआ है, यहाँ 2 स्लिट वाला पर्दा दिख गया। लाइट इस पर्दे में निकली तो सामने क्या दिखेगा बताओ? इस बड़े से पर्दे पे क्या दिखेगा? हमें 2 दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे। अब एक काम करो, अगर तुम यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, यहाँ पे एक आंख लगा दो, ठीक है, और इन पार्टिकल्स को निकलते देखो। और जब यहां से ये पार्टिकल्स निकल रहे होंगे इसमें से जाके, तो इस पे जाके पार्टिकल्स पड़ेंगे कि वेव पड़ेगी बताओ? जब तुम देख रहे हो पार्टिकल्स पड़ेंगे। तुम देख रहे हो ना उस चीज को, तुम देख रहे हो कि इसमें से निकलने के बाद, इन स्लिटों में से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, यहां जाके तुम्हें क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन ही दिखेगा। क्लियर है? और अगर तुमने 1 सेकंड के लिए नजर हटाई तो तुरंत वो क्या है? वो फिर यहाँ वेव दिखेगी। ऐसा तुम्हें दिखते ना बहुत सारे, ये वेव्स दिखेगी। अजीब लग रहा है ना? सच है। जब हम इसको देखते रहेंगे तो हमारे लिए क्या है? ये पार्टिकल्स। और जैसे हमने नजर हटाई तो हमारे लिए क्या है? ये वेव्स। अब तुम कहोगे वेव का पार्टिकल में चेंज कैसे हो गया? वेव पार्टिकल में कैसे चेंज हुई, या पार्टिकल वेव में कैसे चेंज हुआ? तो जब कोई वेव होगी तो वेव में, वेव क्या है? वेव ये है कि एक कण मैक्सिमम, अधिकतम कितनी स्थितियों में रह सकता है, कितनी पोजीशंस में रह सकता है। वेव क्या है कि एक पार्टिकल मैक्सिमम कितनी पोजीशंस में रह सकता है, ये तो वेव है। और फिर जब हम उस चीज को देखते हैं तो क्या वो उस टाइम उन सारी स्थितियों में रह सकता है? फिर वो कंक्लूड होकर एक स्थिति में हमारे सामने आ जाता है जिसमें वो सबसे ज्यादा अपने आप को स्थायी महसूस करता हो, और वो जो हमें दिखता है वही क्या हो जाता है? फिर पार्टिकल, वही कण बन जाता है। सुन रहा मैं क्या बोल रहा हूं या नहीं सुन रहा? जैसे कि मैं हूं, या मुझे छोड़ो, एक बंदर है, और वो बंदर एक पेड़ पे बुरी तरह चारों तरफ घूम रहा है, बहुत बुरी तरह, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। एक पेड़ पे बुरी तरह एक बंदर घूम रहा है चारों तरफ पागलों की तरह, बंदर का काम ही है चारों तरफ घूमना, और तुम उसको एक टाइम के लिए देखने लगो तुरंत, तो क्या होगा? ये सपोज करके चलोगे, क्या होगा? तुरंत बंदर रुक जाएगा कि मुझे को देख रहा है, ये मान के चलो। तो वो उस टाइम पे बंदर क्या है? पार्टिकल है। और तुमने नजर हटाई तुरंत वो बंदर फिर सारे में घूमना स्टार्ट हो गया, कभी वहां कभी यहां कभी वहां। कभी बताओ जब तुम उसे नजर नहीं देख रहे हो तो तुम्हारा एक माइंड वहां पे रहता है, तुम्हारा दिमाग रहता है वहां पे कि भाई क्या कर रहा होगा, तो तुम्हें वो क्या दिखेगा? ऐसा करता दिखेगा ना चारों तरफ, तो वो क्या है उस टाइम पे? वेव। अब तुम देखोगे तुरंत रुक जाएगा, तुरंत वो तुम्हें एक स्थिति में दिखने लगेगा जहां पे वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तो वही क्या है? पार्टिकल। ऐसा सच में पार्टिकल्स करते हैं। जब तुम उन्हें देखते हैं, गौर करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वे हमें पार्टिकल दिखते हैं, और जैसे हम उस प्रैक्टिकल से नजर हटाते हैं तो वे हमें वेव दिखने लगते हैं। तो बताओ क्या इस चीज को समझना और पढ़ना बहुत आसान होगा? बताओ मुश्किल है ना? इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब एक एग्जांपल और लो, अब तुम मेरे सामने बैठे हो सारे, तुम पार्टिकल हो वेव हो? पार्टिकल हो या हो नहीं हो? सच में पार्टिकल हो तुम? मैंने आंख बंद कर ली, अब बताओ क्या हो तुम? अब मैंने आंख बंद करते हो, मुझे तुम पार्टिकल थोड़ी दिख रहे हो, तुम्हारी एनर्जी फील होगी मुझे, इतने सारे बैठे भैया, होगा ना? होगा। तो ये क्या हो जाएगा? तुम तुरंत वेव ना बन गए, डिसअपियर हो गए। या तुमने कभी भी देखा होगा कि कुछ बच्चे रात को डर जाते हैं, जिनके घर में भूत प्रेत की बात होती है, और तुम कहते हैं मम्मी मुझे अपने पास, मैं ही सो जाऊं। सोचो, ऐसे मैंने फिल्मों में देखा है कुछ में, और वो सो जाते हैं और नींद भी आ जाती है। तो क्या मम्मी ने उनकी हेल्प करी? उसने आंख बंद करी, मम्मी गायब, अब मम्मी वहां है या ना, उससे क्या मतलब? उसने आंख बंद करी, वो सो गया, तो बताओ क्या मम्मी वहां पर रहे या ना रहे से फर्क पड़ेगा? हट जाओ मम्मी, हटा लो, मम्मी अपना खाना बना रही किचन में, बेटा सो रहा बहुत दूर से कमरे में जाके, और वो 16 बजे से उठेगा आराम से अपना, तो क्या अब उसको एनर्जी ने सुलाया है, पार्टिकल नेचर ने सुलाया? तो
तो एनर्जी बहुत तेजी से स्पीड ट्रेवल कर सकते हैं कि पार्टिकल? एनर्जी बहुत तेजी से स्पीड कर सकती है, और वो एनर्जी जब रुकती है एक टाइम पे, जब हम देखते हैं उसे, तो तुरंत पार्टिकल में बदल जाती है। क्लियर है? अब तुमने स्कूल के बारे में सोचा, आंख बंद करके तुमने स्कूल के बारे में सोचा, क्या स्कूल में तुम्हारे दिमाग में सारा स्कूल नहीं आ गया? अपना आंख बंद करोगे तुरंत स्कूल दिख जाएगा, जो सोचना चाहोगे वो दिखेगा, जो तुमने देखा होगा अपनी जिंदगी में वो सब कुछ दिखेगा तुम्हें। तुमने आंख बंद करी, किसी के बारे में सोचा, A to Z XYZ कुछ भी है, मम्मी पापा आदमी कोई भी, जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, उसके बारे में सोचा, तुरंत तुमको दिखने लगेगा, तुम्हें हंसता खेलता गाता, सारे फिल्टर्स दिखेंगे तुम्हें उसके। वो क्या है? वेव है, वो तुम्हारे दिमाग में ना, और वो कितना जल्दी चली, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में आ गया। और मैं पार्टिकल नेचर की बात करूं तो पता नहीं कहां होगा, है ना? अब ये जो लड़का मरा है विशाल, एक्सीडेंट हुआ जिसका, क्या तुम इसके बारे में सब कुछ भूल गए? जिसने देखा होगा इसको, मुझे भी याद है, जब वो पढ़ रहा था तो मैंने आंख बंद करा तो मुझे तुरंत उसके फोटो चलने स्टार्ट हो गए, हाँ भाई ये ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, सब कुछ आ जाता है तुरंत, है ना? इवन मुझे तो क्वेश्चन भी याद है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। अब अगर वो सारी चीज याद आ गई तो वो क्या है? वो उसकी वेव नेचर है, और एक्चुअल में वो मर चुका है। मरने का मतलब क्या है? हमें जला भी दिया, खत्म भी कर दिया, तो पार्टिकल नेचर तो है ही नहीं उसकी। कौन सी नेचर है? वेव। और वेव नेचर कहीं नहीं जाती, जब तक हम उसे अपने पास रखने की कोशिश करेंगे तब तक वो हमारे पास रहेगी। यही तो भगवान है, किसी को तो भगवान कह सकते हो तुम, और यही क्या है? भूत प्रेत है, अगर रखना चाहो तो। क्लियर है? और तुमने एक वर्ड सुना होगा, आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, यही है वो आत्मा। अब इस वो थ्योरी को समझाने के लिए हम पैरेलल वर्ड्स लेके आते हैं, पैरेलल वर्ल्ड, मल्टीवर्स, कि ये दुनिया है, इसी के जैसी अनंत दुनियाएं और चल रही हैं। तब वो लड़का मरा, मरने के बाद उसका पार्टिकल नेचर खत्म, यहां से हमने जला जुलू दिया सब, क्या बनी उसकी? वेव। अब वो वेव कहां है? कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। और अगर तुम थोड़ा सा रिवाइज करो पीछे, मैंने तुम्हें समझाया था, लिखा नहीं कहीं पे, पार्टिकल का एंटेंगलमेंट जो होता है, एंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है? एक फोटोन है और उस फोटोन के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, और ये दो पार्टिकल एक ही टाइम पे चेंज करोगे दूसरे में चेंज हो जाएगा। बताया था ना मैंने तुम्हें? तो यूनिवर्स में ये सिमेट्री एक तरह की, कि अगर तुम इसमें चेंज करोगे तो इसमें तुरंत चेंज हो जाएगा। तो वो जो लड़का जो यहां से गायब हुआ, यहां से खत्म हुआ, पार्टिकल नेचर उसका जल के खत्म हो गया सारा का सारा, वो तुरंत क्या बनी? एनर्जी। और वो उसी के जैसी एनर्जी किसी पैरेलल वर्ल्ड में तैयार होगी। क्लियर है? हमारे दिमाग में जो याद है वो एनर्जी है, लेकिन जो उसने पार्टिकल फॉर्म लिया होगा वो पार्टिकल फॉर्म जरूर कहीं ना कहीं तैयार हो गया होगा, अगर तुम इस थ्योरी को मान के चलते हो तो, मल्टीवर्स की, पैरेलल वर्ल्ड्स की। तो वो यहां से मरा, तुरंत वहां पैदा हो गया, तो क्या वो मरा? हमारे लिए मर गया, हमें नहीं मिलेगा कभी। कब मिलेगा? जब दोबारा हम उस वर्ल्ड में जाएंगे जहां वो है। तो ये पैरेलल वर्ल्ड की थ्योरी है। तुमने सुना होगा जो माइथोलॉजी में विश्वास करते हैं कि कृष्ण जी और पता नहीं किस किस को, विष्णु जी, नारद, ये एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे दिख सकते थे। ऐसा मैंने पढ़ा है, देखी है कुछ फिल्में वगैरह, कि वो एक ही टाइम पे यहां भी है और एक ही टाइम पे वहां भी है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब मल्टीवर्स नाम की थ्योरी सच में हम एक्सेप्ट करते हो। समझ में आई कुछ बात? एक ही टाइम पे एक आदमी दो जगह रह सकता है? हाँ, रह सकता है। एक जगह तो वो पार्टिकल फॉर्म में रहेगा और एक जगह पे वो वेव की फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? अगर तुम पार्टिकल फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या वेव की फॉर्म में चेंज होगा? बिल्कुल होगा। इस बात को अब हम अपनी रियल लाइफ में लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर। ये किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। ये कैसे दिया? बहुत बड़ी बात है, BSc MSc PhD करनी पड़ेगी कि कैसा आया। बस एक बात समझाता हूं सिंपल। E इक्वल टू MC स्क्वायर ने हमें क्या कहा कि जो E है वो m इंटू सी स्क्वायर है। सी स्क्वायर प्रकाश की चाल है, कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो E किसके प्रोपोर्शनल होगा? E m के प्रोपोर्शनल होगा। अब तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूं। देखो, ये 1905 में आया था लॉ। अधिकतर लॉ 1905 में पेटेंट हुए हैं, किसके? आइंस्टीन के। कुछ 1923 में भी हुए हैं बाद में जाके। तो ये जो हमारा E इक्वल टू MC स्क्वायर है, ये क्वांटम फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने स्टेटस लगा रखा व्हाट्सएप पे, मुझे इतना प्यार है इससे, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है कि इस लॉ को यूज करते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे अलग अलग। लेकिन जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसको एग्जांपल देता हूं तुम्हें। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और सबने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए उनमें इसको यूज किया। तो नोबेल किसको मिला? आइंस्टीन को, कि तुमने आइंस्टीन के यूज करे थे फॉर्मूले, तो नोबेल हमें उसकी बजाय आइंस्टीन को देना पड़ा, हमें देना पड़ा, उन्हें देना पड़ा, जो नोबेल बांट रहे थे उस टाइम पे। तो इतना इंपॉर्टेंट है लो। अब तुम्हें समझाता हूं मैं कैसे। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो तुम नष्ट कर सकते, ना ऊर्जा को पैदा कर सकते। तुमने एक और नियम पढ़ा होगा, मास कंजर्वेशन लॉ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संहति संरक्षण, यानी कि तुम द्रव्यमान को भी ना तो खत्म कर सकते ना तुम पैदा कर सकते। तुम समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर हम एनर्जी को और मास को ना तो खत्म कर सकते और ना पैदा कर सकते, तो इसका क्या मतलब है ये बता दो मुझे। इनको हम चेंज कर सकते हैं, एनर्जी को दूसरी एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और मास को दूसरे मास के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना? अब अगर तुम एनर्जी को और मास को कंजर्व रखना चाहते हो
तो तुम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दोगे, मास को करियो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मास को कैसे चेंज किया जाएगा? जितना हम खाते हैं क्या हम उतना डिस्चार्ज करते हैं? नहीं। इतना बड़ा शरीर बना है, खा खा के तो बना होगा, तो हमारे शरीर में कुछ तो चीज लग गई, तो क्या वो उतनी लग गई जितना हमने छोड़ा है? हैं? अगर हम बचपन से यही हिसाब लगा कि हम कितने किलोग्राम खाया और कितने किलोग्राम हमारे शरीर में से हर तरीके से निकला, तो वो कम बनेगा। और अगर मैं बचपन से लेकर उतना जोड़ूं तो क्या मेरे शरीर में इतना वेट है कि जितना वो बीच में गैप आया? नहीं जी, मेरे शरीर में तो बहुत कम वजन है, उसके हिसाब से वो गया कहां? तो मास तो कंजर्व नहीं दिख रहा हमें। इस थ्योरी को जब साइंटिस्ट ने समझा तो उन्हें पता लगा कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ और मास कंजर्वेशन का लॉ एक तरह से गलत हैं। ना तो एनर्जी कंजर्व होती और ना मास कंजर्व होता। ये बात किसने बताई? आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को सर आइंस्टीन भी कहा जाता है और सर आइजैक न्यूटन भी कहा जाता है। न्यूटन को सर क्यों? छोड़ो, वो अलग बात है। सर तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी बोला गया था, लेकिन उन्होंने उपाधि वापस कर दी थी। अंग्रेज देते हैं उपाधि सर की। अच्छा, न्यूटन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। और आइंस्टीन कहाँ के हैं? आइंस्टीन कहाँ के हैं? पता है किसी को? आइंस्टीन के बारे में पता है किसी को? नहीं पता। आइंस्टीन की पैदाइश है जर्मनी की। आइंस्टीन जर्मनी का प्रोडक्ट है। आइंस्टीन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? मतलब डेट ऑफ बर्थ छोड़ो, आइंस्टीन की पैदा होने की जन्म तिथि क्या है? 1879। 1879 और मरने की 1955। एक एरा बता रहा हूँ, एक टाइम बता रहा हूँ जब इसने अपने एक्सपेरिमेंट करे हैं। समझ गए तुम? 1905 में एक्सपेरिमेंट कर दिया, 79 में पैदा हुआ। कितने साल का? 21 तो यहाँ हो गए, 21 तो यहाँ हो गए और 5 यहाँ, 27 26 साल का। 26 26 साल में एक्सपेरिमेंट। एक हमें देख लो, 1955 में मरने तक और भी एक्सपेरिमेंट करे होंगे। उसकी बात नहीं कर रहा, धरा न्यूटन पे। न्यूटन 1642 में, कोई को कहते हैं 1643, एक्जैक्ट डेट है नहीं किसी को पता, 1642 या 43। भाई 1642 की बात चल रही है, जब यहाँ युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेज के, ये आगे अकबर पे आक्रमण कर दिया। वो पढ़े ना बचपन में, तुमने पढ़े होंगे कि बाबर हुमायूं के काल चले थे, जब यहाँ पे जब ये लड़कट के मर रहे थे, तब न्यूटन ने क्या क्या करा था देखो। और इसकी जो डेथ हुई थी वो कितनी हुई थी? कितने में हुई थी? 1784 ईयर्स के थे, तो देख लो कितना हो गया। 8 और 12 2 2 6 1726 या 1727 इतने में इनकी डेथ होगी। एग्जैक्ट पता नहीं है किसी को, बहुत पुराना टाइम है, बहुत पुराना टाइम है। अब क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है, 22 खत्म हो गया, 23 ही आ गया अब तो। और सोचो 22 साल तो ये, और इससे पिछले साल, और उससे पिछला 100 साल, और उससे पिछला 100 साल। देखिए जरा कितना टाइम हो गया। यहां से अगर मैं लगाता हूँ 1700 से लेके, तो जब मरे थे उससे भी, उसके भी बाद में 1800 पूरा गया, 1900 पूरा गया, 2000 पूरा गया, 2100 पूरा गया, और 2100 आए हैं अभी। 300 साल चले गए, और 300 साल में 23 ये, और देखो 26 अगर इसे लगाना है तो 4 और 74 साल ये, तो 74 साल ये और 23 साल ये, पूरे 100 साल ही मान लो इन्हें भी। तो लगभग 400 साल पहली बात है न्यूटन की। अब देखो जो 400 साल पहले उसने एक्सपेरिमेंट करे हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, है ना? कितना दिमाग था उनमें, आदमियों में। तो आइंस्टीन की भी मैं तुमको बता दें 1955 में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में सब एक्सपेरिमेंट है। अब अगर सोचो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी होती, खैर इतनी टेक्नोलॉजी होती ना, क्योंकि अगर ये ना होती तो आज टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो इतनी टेक्नोलॉजी अगर उस टाइम पे होती है, उससे पहले कोई और कर चुका होता, तो ये आदमी बहुत कुछ कर सकते थे। इब्न आ जाते हैं सारे में घूम घाम के। एनर्जी और मास। एनर्जी का कंजर्वेशन खुद में अपना लॉ नहीं है, मास का कंजर्वेशन खुद का अपना लॉ नहीं है, ये बात दिख रही थी सामने होती हुई। तो क्या बताया आइंस्टीन ने हमें? अब तो मैं एक मोटी मोटी, मैं तुम्हें जो भी समझा रहा हूं ना, बहुत ही मोटे मोटे लेवल पर समझा रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस सके। नहीं तो क्वांटम फिजिक्स को समझना कुछ नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, प्रोफेसर नहीं समझ पाते तो मैं क्या समझूंगा? तो तुम अपना देख लो, है ना? लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें समझा सकूं। देखो तुम ये मान लो तुम्हारे पास टोटल 500 यूनिट है। 500 यूनिट किसकी है टोटल? एनर्जी भी है और मास भी है। बांट लो इनको, 250 है सपोज। 250 यूनिट तो तुम्हारे पास है एनर्जी और 250 यूनिट तुम्हारे पास है मास। ऐसा तुम मान लो, अगर तुम्हारे पास 250 यूनिट एनर्जी और 250 यूनिट मास है, और तुमने इसमें से 50 यूनिट एनर्जी कम कर दी, तो 200 बची। तो तुरंत ये 50 कहां शिफ्ट हो जाएगी? इधर मास में। तो तुम्हारा मास कितना हो जाएगा टोटल? कुछ समझ में आया? अच्छा, अगर तुमने इसे 50 बढ़ा दिया तो कहां से लेके आए? अपनी जेब में से बनाया? ये मास में से लिया होगा, तो ये मास कितना बचेगा? इससे क्या सिद्ध हुआ बताओ? इससे ये सिद्ध हुआ कि एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन इंडिविजुअली कुछ नहीं है, एनर्जी मास कंजर्वेशन कुछ है। कि दुनिया में हमें गॉड ने, जिसने क्रिएटर है, जिसने बनाई है, उसने क्या फिक्स करके दे दिया? मास प्लस एनर्जी। कि मास और एनर्जी का इतना बंडल देता हूं, जाओ यूज कर लो, जैसा करना है, इसको इसमें बदल लो, चाहे इसको इसमें बदल लो, लेकिन तुम इनके जोड़ को चेंज नहीं कर सकते। इनका जो सम है ना, उसको खत्म या उसको पैदा नहीं कर सकते। बात समझ में आई या नहीं आई? तुम एनर्जी बना सकते हो क्या? हाँ, लेकिन जरूर तुमने कहीं से मास यूज किया होगा। और क्या तुम मास बना सकते हो?
हाँ, तुमने जरूर एनर्जी से बनाया होगा। तब मुझे ये बता दो इतनी देर तुम्हें मैंने समझाने के बाद कि अगर तुम एनर्जी बनाओगे तो कैसे बनाओगे। अभी समझाया 2 मिनट पहले, एक पार्टिकल लिया, फैलाते चले जाओ, फैलाते चले जाओ, फैलाते चले जाओ, छोटे छोटे फॉर्म में बांट दो, और जब उसकी अनंत छोटी फॉर्म हो जाएगी तो वही एनर्जी है। सुन की बात, तो एक चीज को रेयर करते चले जाओ तो क्या बन जाती है, एनर्जी। अब उल्टा करो, तुम्हारे पास एनर्जी है, क्या मास बना सकते हो, कैसे, उसे इकट्ठा करते चले जाओ, कंप्रेस करते चले जाओ, कंप्रेस को बोलते हैं संपीड़न, संपीड़ित करते चले जाओ, कहां तक, इनफाइनाइट तक कर दो, जहां तक तुम कर सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड पार्टिकल बन जाएगा। वो जैसे जैसे इकट्ठा करते चले जाओगे उसमें पार्टिकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे दूर करते चले जाओगे तो वे एनर्जी बनती चली जाएगी। क्लियर है। और उसी एनर्जी को अगर तुम ऐसा करके देखो, ऐसा करके, समझ रहे ना, एक टाइम में हटा लो तो वो एनर्जी है, और देखने लगो तो वो पार्टिकल है, ये वो शो करती है। क्लियर है, कोई डाउट अभी बता दो मुझे। अगर कुछ दिमाग में चल रहा हो तो चलने का, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग बंद हो चुका होगा हैंग कि क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं ना, वो प्रोफेसर खुद बता रहे थे, तो अब तुम्हें क्या लग रहा है, क्या एक दिन देर से हो रहा है, कुछ समझ में आया। पर अगर एक बार डेवलप होगी सोच, फिर कोई नहीं पीछे हटा सकता तुम्हें। अब इसका मैं तुम्हें ये समझाता हूं, इसका परिणाम क्या हुआ। अभी तुम्हें मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास E इक्वल टू MC स्क्वायर है। अगर तुम्हें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो मास चाहिए, मास बनाना है तो एनर्जी चाहिए। चलो अब एक काम करते हैं, 1 ग्राम मास ले लेते हैं। कितना, 1 ग्राम मास। अब 1 ग्राम लिया, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, C से। व्हाट इज C, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके 9 और 10 की पावर 16 मिलेगा। ये ग्राम में किलोग्राम में चेंज कर लोगे तब भी इतना, मतलब जो मिलेगी वो हमारी जूल में मिलेगी। किलोग्राम में हम 3 जूल हट जाएंगे, इसमें से 13 बनेगा। अभी बताओ 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल, ये क्या बनी हमारी एनर्जी। क्या ये छोटी सी अमाउंट है एनर्जी की, क्या ये छोटा सा काम है क्या एनर्जी का, ये बताओ। बहुत बड़ी एनर्जी है। तो तुमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इक्वल टू, बताओ क्या होता है फॉर्मूला वर्क का, कार्य का। कहीं से तुम पावर निकाल सकते, पावर वॉट, P इक्वल टू VI। अरे P इक्वल टू VI तो पढ़ा है, पावर इक्वल टू वॉट इनटू करंट, बढ़िया। तो क्या वहां से हम कार्य निकाल सकते हैं, हाँ, T से डिवाइड करके कर लोगे। तो देखो अब ये बल्ब चल रहा है बिजली का, ये बिजली का बल्ब है 20 वाट का, ठीक। ये हो गया P इक्वल टू VI, करंट है मान लो। इसमें कितनी करंट है हमारे घर में पता नहीं, बाद में देख लेंगे कितनी करंट है। 210 वोल्ट है वे, चलो 210, 200 छोड़ो, 200 वोल्ट मान लेते हैं, V इक्वल टू 200 वोल्ट मान लेते हैं, और कुछ करंट I मान ली मैंने, ये I करंट है। तो हमारे पास करंट की वैल्यू निकल जाएगी, काट पीट का पता लगेगा, 0.1 एम्पियर करंट है इसमें। अगर ये इतनी एम्पियर करंट को 200 वोल्टेज पे ले रहा है और 20 वाट इसके पास पावर है, तो उस टाइम पे अगर हमें जूल फाइंड करना हो, इसकी फाइंड करना हो कितने जूल इसमें एनर्जी यूज हो रही है, तो उसको एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या सूत्र है कि एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, हमें पता करना पड़ेगा कितने टाइम जला, ठीक है। अगर टाइम पता लग जाए तो W इक्वल टू V क्यू फॉर्मूला होता है, वोल्टेज इनटू Q, Q का मतलब है चार्ज। I पता लग गया तो I की वैल्यू T से मल्टीप्लाई करके चार्ज हो जाएगा, Q इक्वल टू IT। तो अगर मैं कहूं कि मैंने इसको V का मतलब 200 वोल्ट दिए, I का मतलब मैंने 0.1 करंट दी, और टाइम मैंने कितने घंटे चलाया, 1 घंटे चलाया सपोज, 1 घंटे, तो 1 घंटे में सेकंड वैकेंड बना लेंगे। अब उससे जो निकल के आएगा ये क्या होगा, हमारा जूल। अब देखो इसे मैं अगर सेकंड बनाऊं तो कैसा बनेगा, इसे पहले काट लो, ये बचेगा 20, और 20 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 3600 सेकंड होती है, 72,000 जूल। 1 घंटे तक इस बल्ब को जला के 72,000 जूल खर्च हुए हैं। ये बात सही है गलत है। V क्यू मैंने गुणा करी, V की वैल्यू कितनी है 200, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू हमारे सामने आ गई IT, I 0.1 है, और T कितना है इसमें, T टाइम है 3600 सेकंड है। तो अब जो वैल्यू हमारे सामने है ये हमारी वॉट में निकल गई, जूल में, ये जूल में निकल गई कि इतने जूल हमने काम करा। अब ये कितना, जरा देखना इसको, इतने जूल है, कितने बल्ब जला सकते हो, कह नहीं सकते कुछ। ये पावर कितनी है, 13 है, ये 9 के बाद 13 जीरो लगेंगी, करोड़ से भी ज्यादा ऊपर कूद गया। तो अब सोचो कि इतनी जूल एनर्जी तुम किससे बना सकते हो, 1 ग्राम से। अगर उसका यूज कर लो तो, अगर उसका यूज कर लो तो मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, अनंत। मेरा ग्राम थोड़ी कैलकुलेट करोगे, मैं तो किलोग्राम में हूं। तो सोचो अगर इतनी एनर्जी को हमें निकालना होगा तो हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, हमारे अंदर तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कैलकुलेट करने की यूनिट तो है नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसी एनर्जी का फायदा उठाते हुए तुम्हें पता होगी अमेरिका ने बम डाल दिया था, एटॉमिक बम की बारिश ना करी थी इस पे। ये कहां डाल दिए थे बम, हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा में 6 तारीख को डाला था और नागासाकी में 9 तारीख को। और सबसे भयंकर घटनाओं में से एक है ये हिस्ट्री की। 1914 की बात है ये, 1914 की 18 की, 1914 से 1918 के बीच में चला था। 1918 की बात है जब एंड हुआ था। इसके डलते ही युद्ध एंड हो गया था, जापान सरेंडर कर दिया जापान ने कि भाई हमारे पास की नहीं है। अगर मान लो कोई आके
दिल्ली के साथ ऐसा कर दे तो भारत कुछ कर पाएगा? तो वो इतनी बड़ी उनकी सिटीज को खत्म कर दिया था अमेरिका ने, कैसे? बम बना के। किसकी थ्योरी से बम बनाया? 1905 में खोज हुई और बम डाला 1918 में जापान, इसने अमेरिका ने यूज कर लिया इसका। ये इक्वेशन तो हमारे लिए बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है, बस उसका यूज करके उन्होंने एटॉमिक बम बना दिया। और एटॉमिक बम इसी प्रिंसिपल पर आधारित है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, और क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है। तो उसने इतने से वेट से, उनके पास कुछ किलोग्राम का वेट था वो, इनके नाम रखे थे उन्होंने, एक का नाम तो रखा था फैट मैन और एक का नाम रखा था लिटिल बॉम्ब, लिटिल मास्टर, कुछ ऐसा था, पता नहीं क्या था। हाँ, तो इनमें मास की कुछ लिमिटेड अमाउंट थी, मास की कुछ किलोग्राम, और एनर्जी देख लो तुम्हें, ये आज तक भी यहाँ पे सही नहीं है। तो इतनी एनर्जी एक साथ रिलीज कर दी इन्होंने, इतने मास ने, और वो कैसे कर पाया? उस मास को क्या करा होगा, उस मास को छोटे छोटे पार्टिकल्स में इतना बांट दिया उन्होंने कि वो क्वांटम लेवल पे चला गया, और क्वांटम लेवल पे जाकर कितनी एनर्जी निकलती है? अनंत, कुछ सोच नहीं सकते हम। तो इतनी एनर्जी निकल गई इतने से मास से, और ये किसने बताया? E इक्वल टू mc स्क्वायर में। खुद जब ये बम फट गया, ये सारी बात होगी, जब पता लगी कि ये बम किस पे बेस्ड था, भाई जो बना रहा है इस इक्वेशन को वो तो बता ही देगा सेकंडों में कि कहां से मेरी इक्वेशन यूज कर ली उन्होंने। तो तब बहुत दुख हुआ था आइंस्टीन को कि मेरी जो खोज थी, जिसको मैंने सारी जिंदगी लग के बनाया, उसका इतना मिसयूज हुआ। बहुत दिमाग टेंशन में गया हुआ आइंस्टीन का कि कितने आदमी मेरी वजह से मारे गए। मारे तो आइंस्टीन की वजह से गए हैं, अगर देखा जाए तो। अगर इक्वेशन सर्च ना होती, इन्वेंटर ना होती, तो कौन करता इसको? फिर तो बनता ही नहीं बम। तो देख लो, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं भी घट सकती हैं एक छोटी सी खोज से। और छोटी सी खोज नहीं है ये, बहुत बड़ी खोज है। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो अनंत काल तक चलता रहेगा ये पढ़ाई का किस्सा, ठीक है? अगर मुझे इससे रिलेटेड कुछ और चीजें लगी जो तुम्हारे रिलेटेड है बात से कुछ मतलब, तो मैं तुम्हें उसे जरूर समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? कोशिश करेंगे उसे मैं रिकॉर्ड कर लूं, और मन हुआ तो कर लूंगा। और एक बात जरूर ध्यान रखना तुमसे, अगर कोई पूछता है कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर क्या है, तो उसको समझा देना कि रेडिएशन एनर्जी है, मैटर पार्टिकल है, और हर एक चीज पार्टिकल फॉर्म में दिखती है और एनर्जी की फॉर्म में होती है, और जो एनर्जी दिख रही है वो भी पार्टिकल फॉर्म में हो सकती है। जैसे मैं तुम्हें किस फॉर्म में दिख रहा हूं, मैटर की पार्टिकल? मैं तुम्हें मैटर दिख रहा हूं, पार्टिकल क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, सॉरी, एनर्जी क्यों नहीं दिख रही? वो मेरे अंदर है, उसे बाहर निकाल दो तो मैं एनर्जी की फॉर्म में देखूंगा, है ना? तुम मुझे एनर्जी सेकंडों बना सकते हो खड़े खड़े, हाँ, आंख बंद कर लो, है ना? अब तो मेरी छवि दिखेगी एक इमेज, तो वो क्या है? एनर्जी है मेरी, क्लियर? और वैसा मैं हूं पार्टिकल नेचर में। क्या एनर्जी हमारी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बहुत सारे चीजें आध्यात्म से ठीक हो जाती हैं, मेडिटेशन से। तुमने देखा होगा एक आदमी 3 साल 4 साल में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, देखा है? और एक आदमी पूरी जिंदगी उसी बिजनेस को सेम मेहनत से ज्यादा करके कुछ नहीं कर पाता। तो ये सब किसका खेल है? कंसंट्रेशन का। उसने उस टाइम पे, जिस टाइम उसे कंसंट्रेशन की जरूरत थी, उस टाइम पे उसने ज्यादा कंसंट्रेट कर लिया, ज्यादा उस चीज पे फोकस कर दिया, और उस टाइम पे उसका जो ग्राफ था वो ऊपर जा रहा था। जब तुमने पढ़ा ना मैंने तुम्हें कि भाई एक वेव ऐसी है और दूसरी वेव भी ऐसी है, सेम वेव है। अब जब मैं इस वेव में तैर रहा हूं तो मैंने, या तो उसको तुम ये मान लो मेरी किस्मत बढ़िया है, या ये मान लो कि मेरे एफर्ट बहुत बढ़िया है। मैंने एक्स चीजों को एक्सेलरेट करने की कोशिश तब की जब ये सच में ऊपर जा रही होंगी, तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। और अगर एक आदमी यहां लगा पड़ा है नीचे की तरफ और वेव जा रही है ऊपर की तरफ, तो भाग तो, यानी कि उसका लक है, जो उसकी टाइमलाइन है वो क्या कह रही है कि आपको ऐसा मेहनत करनी है। और मैं कैसे मेहनत कर रहा हूं? नीचे की तरफ ग्राफ में। ये मुझे थोड़ी पता है, किसको पता है? क्वांटम फिजिक्स को। जिस दिन पता चलेगा मैं समझा दूंगा मुझे कब मेहनत करनी है। क्वांटम फिजिक्स को पता ही नहीं क्या चाहता है कि कब ग्राफ ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, तो समझाया। तो हमारा जो लाइफ का ग्राफ चल रहा है वो रैंडम चल रहा है, पता नहीं कब कहां। अगर वो रैंडम ऊपर की तरफ जा रहा हो और मुझे पता हो तो मैं ऊपर की तरफ मेहनत करूं, लेकिन हो सकता है मैं नीचे की तरफ मेहनत कर रहा हूं उस टाइम पे, तो हमें सक्सेस मिलेगी? नेवर। और किसी किसी को कुछ भी नहीं करते जो मिल जाती है। कैसे मिलती है? उसका ग्राफ ऊपर था और वो सच में ऊपर तरह मेहनत कर दी उसने। तुम समझ रहे मेरा कहने का मतलब क्या है? कहीं एग्जाम के फॉर्म निकल रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी के फॉर्म निकल रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना की, बहुत बढ़िया नौकरी जॉब, और फॉर्म निकले अभी अभी, और मुझे पता लग गई, मैंने फॉर्म दे दिया, और मेरी तैयारी भी थी पिछली कुछ लेकर उसको रिलेटेड चीजों को, और मैं गया और मुझे सच में मिल भी गया वहीं पर बैठा हुआ, उसने मेरा फॉर्म भी एक्सेप्ट कर लिया, और मेरा इंटरव्यू बढ़िया हो गया। मुझे इंटरव्यू में हल्के क्वेश्चन पूछे। ये सारी चीज क्या है? ग्राफ हेल्प करता जा रहा, ग्राफ हमारी, कि हम उसी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। एक आदमी ने रात दिन मेहनत करी बहुत ही तकड़ी, और वहां पे जो आदमी बैठा था वो लड़ाई करके आया था अपने घर, उसका दिमाग अपसेट था बहुत ज्यादा। उसे जब तक पहला क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे, उसे होश ही नहीं बना, कुछ समझ नहीं आया, सब खत्म। और जबकि मेहनत तो कहीं गुनी स्पीड ज्यादा थी उससे। तो क्या होता है इससे सिद्ध कि हमारा लाइफ का ग्राफ अनसर्टेन है और ये क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है। क्लियर है? क्या डाउट है? समझ में आ गई तुम्हारे? तो कोई आदमी जो जिस पद पे है, क्या वो उस पद पे सबसे ऊंचा आदमी है, उसके जैसा कोई नहीं? ऐसा नहीं है। उससे भी दिमागदार आदमी कहीं भी नहीं है, पद तो छोड़ो। समझ गए तुम? क्या डाउट है? कोई कंपनी का हेड है, सबसे बड़ा हेड है कंपनी का, क्या उसके जितना दिमागदार उस कंपनी में कोई नहीं? और उसका लक है जो वहां बैठा है,
उसका तो दिमागदार पता नहीं कितने होंगे उसी कंपनी में, लेकिन वो उसी टाइम पर उसी एक जगह आदमी क्यों बैठा है? ग्राफ लाइफ का उसका ऐसा है कि संभाले गया। अब समझ में आई तुम्हारी बात? तो हमारी लाइफ भी क्वांटम फिजिक्स बेस्ड है। देख लो मैंने तुम्हें कितना समझा दिया। अब समझ गए तुम? तो कोई आदमी प्रधानमंत्री बन गया, कोई आदमी बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत पाया, फर्क समझ में आया? अब मैं ये नहीं कह रहा दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसने बहुत मेहनत करी होगी लाइफ में, लेकिन क्या उसने इतनी मेहनत किसी ने भी नहीं करी? पता नहीं कितने ने करी होगी, लेकिन वही क्यों है वहां? ग्राफ। क्लियर है? अब तुमसे किस्मत कहो, तुमसे साइंस कहो, तुमसे ग्राफ कहो, जिस दिन हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझ जाएंगे उस दिन फ्यूचर भी हमारे हाथ में होगा। अभी मैंने बाइक का एग्जांपल समझाया, पास्ट भी हमारे हाथ में होगा, बाइक कहां से लेकर आनी, कहां पे लेकर जानी, कब किस टाइम पे कहां रुकेगी, सब पता होगा। मैं समझ गए? एक छोटा सा जाते एक बात और समझा दूं मैं। ये बाइक वाला है, यहाँ 40 मीटर, जब ये 80 वाले पे बोर्ड पाएगा ना, यहाँ चला था 40 मीटर चला था, ये 80 वाले बोर्ड पाएगा था, गड्ढा है बहुत बड़ा गड्ढा है यहाँ, और धुंध पड़ी है, बुरी तरह धुंध पड़ रही है, बहुत बुरी। अब जब ये आएगा, इसने अपनी खाली रोड समझ के बढ़िया चला रखी, क्योंकि इसे 80 किलोमीटर चलने में दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर 80 किलोमीटर एकदम गड्ढा है, यहाँ धरती फट गई किसी तरह से। अब ये आते क्या हुआ? एक्सीडेंट, खत्म। अब सपोज तुम इस बाइक के साथ चलो, ठीक है, इस बाइक वाले के साथ चलो 50 की स्पीड पे, तुम यहां पहुंच जाओगे इससे पहले यहां पहुंचने के, और तुम्हारे पास वो सुपरनैचुरल पावर भी है, और तुमने पता लगा लिया गड्ढा है यहाँ सपोज। तो जब तुम इस गड्ढे के पास पहुंचोगे, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम ठुकोगे, तो तुम कॉल करके से बता नहीं सकते क्या, अगर तुम्हारा रिलेटिव है तो? और ये एक्सीडेंट नहीं होने का, तो क्या तुमने फ्यूचर चेंज कर दिया इसका? क्या नहीं? लेकिन एक कब पॉसिबल है? जब मैं इससे तेज चलूं, और ये क्या है? ये टाइम के साथ साथ चल रहा है, ये टाइम ही तो है, ये तो पूरी अर्थ है, ये टाइम पे चल रही है। अब ये सब टाइम है, ये टाइम की स्पीड पे चल रहा है। अगर मैं इस टाइम से आगे हो जाऊं, मैं इस टाइम से आगे हो जाऊं, तो मैं आगे चला जाऊंगा, इस स्पीड, इस टाइम से मैं तेज चलूंगा, मैं इससे जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं तुमसे जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं टाइम से आगे हूं ना। तो अगर मैं टाइम से आगे चला जाऊं, तो मैं तुम्हें फ्यूचर नहीं बता सकता क्या कि बच्चों ऐसा मत करियो, अब आगे जाके ये इलेक्शन जीतेगा, अब ये होगा वो होगा। इसी को हम टाइम मशीन भी कहते हैं। टाइम मशीन कॉन्सेप्ट एक डीपली कॉन्सेप्ट है, इसको समझाऊंगा मैं तुम्हें क्या होता है टाइम मशीन के बारे में। टाइम मशीन में ये सभी अभी हाइपोथेसिस हैं, मतलब इनके बारे में अभी हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये हैं, जिस दिन होंगी पता लग जाएगी, और जब मुझे पता लग जाएगी फिर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है भाई, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको एक बार रिवाइज कर लियो, दोबारा पढ़ लियो, और जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जागृत होगा इसको सब्जेक्ट को लेकर, ये मुझे लगता है। अब हम मिलेंगे कल।